नमस्कार दोस्तों, अनूपी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। हम लोग भारत के भूगोल से जो प्रश्न बन रहे हैं उनको हम लोग कई वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं और आज की वीडियो में हम लोग भारत के जो मिट्टी है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, जानेंगे और कुछ हम लोग देखेंगे जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं उनके बारे में भी देखेंगे। ये भारत की मिट्टी का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम लोग देख चुके हैं और आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। ये ज्योग्राफी से लगभग हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे मिस ना करें और आप लोग थोड़ा सा वीडियो को लाइक शेयर भी कर दिया करें जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे, क्योंकि हम लोग काफ़ी इस पे मेहनत करते हैं। क्वेश्चन कहाँ से कैसे इकट्ठा करना होता है, काफ़ी मेहनत होता है, तो थोड़ा सा आप लोग भी उसका रिस्पांस दिया करें। तो और हाँ, अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे कि जो भी अगला वीडियो पड़े उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, आलू, सोरगम, सूरजमुखी, मटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, जो दलहनी फसलें होती हैं यानी कि जो मटर है, आपका अरहर है, उड़द है, तो ये जो भी फसलें होती हैं ये इनके जड़ों में एक राइजोबियम नाम का जीवाणु पाया जाता है जो कि जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है उसको एब्जॉर्ब करता है, जिसके वजह से जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति होती है वो बढ़ जाती है, यानी कि जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है उसमें भरपूर हो जाती है। डायरेक्ट मिट्टी में कोई नाइट्रोजन नहीं मिलता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए भी लोग छिड़काव करते हैं, यूरिया वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला है, भारतीय मृदा में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह निम्न में से कौन सा है? तो ये कौन सा है? ये हो जाएगा आपका जस्ता, ऑप्शन डी। भारतीय जो मृदाएं हैं उसमें जो जस्ता होती है उसकी सर्वाधिक कमी पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा आपका मृत्तिका। मृत्तिका का जो व्यास होता है वो 0.002 मिलीमीटर से कम होता है। देखिए, इसमें हम लोग जैसे मृत्तिका है, गाद है, महीन बालू है, तो इनका हम लोग भी व्यास देख लेते हैं कि जो गाद होता है, ठीक है, इसका 0.002 मिलीमीटर से 0.06 mm तक होता है, ठीक है। और वहीं जो बालू होती है, जो महीन बालू होती है, इसकी जो व्यास होती है 0.06 मिलीमीटर से लेकर और 2 मिलीमीटर के बीच में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होने की संभावना है? तो ये होगा ऑप्शन सी। देखिए, एक स्केल होता है, स्केल पे 1 से लेके 14 तक नंबर लिखे रहते हैं और बीच में जो होता है 7 वो होता है, ये बिल्कुल मतलब जिसको कहते हैं ना अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा, यानी कि उदासीन होता है, ठीक है। इससे जो कम होता है, 7 से जो कम होता है वो क्या होता है? अम्लीय होता है, अम्लीय। और जो 7 से ऊपर होता है वो क्या होता है? क्षारीय। तो फसल के लिए ना तो ज़्यादा अम्लीय अच्छा होता है और ना ही ज़्यादा क्षारीय, तो इनके जो मध्य में होता है वो भूमि के लिए काफ़ी अच्छा होता है, या जो भी फसल होते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। नेक्स्ट है, तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो जो तेजाबी मिट्टी होती है उसको क्या कहते हैं, उसको कृषि योग्य बनाने के लिए निम्नलिखित में से जो लाइम होता है, लाइम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये लाइम का मतलब होता है चूना। ये मिट्टी को अधिक अम्लीय या क्षारीय होने के वजह से जो सामान्य फसलें होती हैं उनके लिए उपयुक्त नहीं रहता है, जो तेजाबी मिट्टी होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है,
मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का क्या समाधान है? मिट्टी में खारापन या क्षारीयता की जो समस्या का क्या समाधान है? तो 4 ऑप्शन है इसमें। शुष्क कृषि विधि, खेतों में जिप्सम का उपयोग, वृक्षारोपण, समुद्र रेखाओं के अनुसार कृषि। तो इसमें हो जाएगा आंसर आपका खेतों में जिप्सम का उपयोग। जो मिट्टी होती है उसको मिट्टी की क्षारीयता को बदलने के लिए या फिर उस कहते हैं कि खारेपन को हटाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। साथ ही चूने के लीचिंग के लिए कम से कम 1 फीट जल की भी आवश्यकता रहती है। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो जो लवण प्रभावित यानी कि जैसे खारापन कहा जाता है, ठीक है, तो ये सबसे प्रभावित जो क्षेत्र है वो आपका है गुजरात। इनके अलावा अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। उत्तर प्रदेश की बात करें ना तो उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है वो काफ़ी प्रभावित है। तो सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो हो जाएगा आपका गुजरात। नेक्स्ट, मृदा का लवणी भवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवणी भवन का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन यहाँ पर भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देता है। ठीक है, ये क्या होता है ना कि जो जब जल होती है, जब कृषि सिंचाई जब होती है तो उसमें की जो जल होती है जो वाष्पीकृत हो जाता है तो उसमें जो नमक होता है वो क्या कहता है उस पर बिछ जाता है चद्दर की भांति। तो ये क्या होता है कि जो मृदा को अपारगम्य बना देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है? तो कौन सी मिट्टी होती है चाय बागानों के लिए? अम्लीय जो मिट्टी होती है ये चाय बागानों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। और यहाँ पे देखेंगे कि जो जल की निकासी की पर्याप्त सुविधा होती है और इन बागानों को जो चाय की मतलब बागान होती है इनको पर्वतों के जो ढलान होते हैं उन्हीं पे इन चाय बागानों को लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है? तो किस में है? देखिए ऑप्शन है मालवा पठार, शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र, दंडकारण्य क्षेत्र, मेघालय का पठार। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। अब वो कैसे है? वहाँ पे आप देखेंगे कि ऊपर शिवालिक के जब हम लोग ऊपर देखेंगे तो पहाड़ी क्षेत्र है। अब वहाँ से जो नदियाँ होती हैं चाहे बारिश होती है तो काफ़ी तेज़ी से पानी नीचे आएगा। जब नीचे आएगा तो जो नीचे की जो भूमि रहेगी तो जाहिर सी बात है जब उसमें रफ्तार रहेगा तो मिट्टियों का कटाव करेगा। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि जो मृदा अपरदन की जो समस्या होती है वो सबसे ज़्यादा शिवालिक पहाड़ियों के पाद प्रदेश की बात की जा रही है। नेक्स्ट, कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता से होता है? इसमें आपको ये बताना है कि सबसे जो तीव्रता से किस पौधे को लगाने से होता है, मतलब कि कृषि भूमि में किस पौधे के उगाने से भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता से होता है। तो ये कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका सोरघम। सोरघम का मतलब होता है ज्वार, यहाँ पे लिख दिया गया है आपको। ये किसी भी जो अन्य जो फसल हैं उनकी तुलना में सबसे अधिक उत्तरदायी होता है किसके लिए? भूमि अपरदन के लिए। जबकि वहीं अगर क्लोवर की बात करें, ठीक है, तो ये सबसे कम भूमि को अपरदित करता है जो क्लोवर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, फसल चक्र आवश्यक है। फसल चक्र है वो किसके लिए आवश्यक है? तो ऑप्शन यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है। पादपों में प्रोटीन वृद्धि के हेतु, विभिन्न फसलों की प्राप्ति हेतु, मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हेतु, मृदा की नमी को बनाए रखने हेतु। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि के लिए फसल चक्र आवश्यक होता है। फसल चक्र क्या होता है? मतलब फसलों को बदल बदल के उनको उपजाना उसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, मृदा संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित प्रचलित पद्धतियों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 4 दिए गए हैं वो
आपके पद्धति यानी कि सस्यावर्तन, बालू की बाढ़, वेदिका निर्माण, वायुरेल। अब कह रहा है कि भारत में मृदा संरक्षण के लिए उपर्युक्त में से कौन सी विधियाँ उपयुक्त समझी जाती हैं? तो कौन सी हो जाएगी? इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि सस्यावर्तन और वेदिका निर्माण और वायु रोध। ठीक है, ये जो क्या करते हैं, इनको मृदा संरक्षण में काफ़ी भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। तो किससे मृदा क्षरण को रोका जा सकता है? तो ये रोका जाता है आपका वन रोपण से। जब वन, जानते हैं, जब ज़्यादा से ज़्यादा वन की रोपाई करेंगे या वन रहेंगे तो वहाँ पे जो बारिश होती है उससे भी बचाएगा, तपती जो धूप होती है उससे भी बचाएगा, साथ ही साथ जो हवाओं की गति होती है उनको भी बचाता है। तो इसलिए वन रोपण से जो मृदा की क्षरण है उनको रोका जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है? तो भारत में जो सबसे अधिक वन पाए जाते हैं वो कौन से पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन भारत के बृहद क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, और वहीं अगर बात करें उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन दूसरा सर्वाधिक विस्तार वाला वन भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं? सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं? तो ये हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन के उत्पाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन है चीर, देवदार, सिल्वर फर, नीला पाइन। देखिए यहाँ पे ये सिल्वर फर नहीं होगा, फर्न होगा आंसर। फर्न, जो फर्न होता है तो वो बीज रहित होता है और इसमें फूल नहीं लगते हैं। तो इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा? फर्न। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? तो सागौन का वन जो है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। जो सागौन का जो पूरे भारत में जो वन पाए जाते हैं तो उसका 50% अकेले मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, अगर संपूर्ण देश की बात करें तो 8.9 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में जो सागौन का वन है पूरे भारत में मिलता है। और ये जानते ही हैं कि जो सागौन होता है ये आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और सागौन के साथ साथ अगर बात करें तो साल, शीशम, रोजवुड, देवदार इत्यादि जो वन हैं, मतलब जो वृक्ष हैं, ये काफ़ी आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? देखिए इसे कहा जाता है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल का आग कहा जाता है। इसे ढाक अथवा पलाश के नाम से भी जाना जाता है। और पलाश के जो फूल हैं उसको आप लोगों को पता ही है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प भी घोषित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है? तो किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है? तो ये है आपका आंसर बी, यानी कि छत्तीसगढ़। जो सिनकोना जो वृक्ष होता है ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार पौधा है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार पौधा है। और भारत में आप लोग जानते ही हैं कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का जो क्षेत्र है वो असम, केरल, पश्चिम बंगाल और जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है, ये होता है। जबकि जो छत्तीसगढ़ जो है वो उष्णकटिबंधीय शुष्क मानसूनी वनों के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? आंसर बी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर सूचियों के नीचे दिए गए कूट से चुनिए। अब यहाँ पे सूचियों का प्रयोग करते हुए हमें यहाँ पे क्या करना है? आंसर करना है। और इसमें क्या क्या दिया है? उष्णकटिबंधीय वन और उसके बाद से शंकु वृक्ष वन, कच्छ वनस्पति, पतझड़ वन। अब ये कह रहा है कि कहाँ पे ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जो उष्णकटिबंधीय वन है वहाँ कहाँ पे मिलेगा आपका? साइलेंट वैली।
और इसके बाद से जो शंकु वन है वो कहाँ आपको मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश। कच्छ वनस्पति कहाँ मिलेगा, जो कच्छ वनस्पति है वो आपका कहाँ पे मिलेगा, सुंदरवन। और जो पतझड़ वनस्पति हैं वो आपके राजस्थान में। तो इस प्रकार से आंसर का क्या हो जाएगा, आंसर डी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख के भी आप लोग डायरेक्ट लगा सकते हैं कि कौन से जो वनस्पति हैं वो सबसे ऊंचाई पे पाया जाता है। तो वो पाया जाता है आपका देवदार। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए। जो देवदार हैं ये पश्चिमी हिमालय में 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई के मध्य ये पाए जाते हैं, ठीक है। और जो निम्न जो ऑप्शन हैं इनमें सबसे अधिक ऊंचाई पर इसी वृक्ष को, यही वृक्ष देखने को मिलता है। जबकि चीड़ की बात करें तो ये 900 से 1000 मीटर की ऊंचाई के बीच पाया जाता है। और जो साल होता है ये जो उप हिमालय क्षेत्र है, यानी कि मध्य भारत के पूर्वी जो भाग हैं जैसे तमिलनाडु वगैरह, तो वहाँ पे मिलता है। और सागौन ये जो अभी पीछे हम लोग बात किए थे कि मध्य प्रदेश में पूरे भारत का 50% सागौन मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से तत्वतः कौन सी एक हिमालय वनस्पति की जात नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपका आंसर हो जाएगा, देखिए जूनिपर, महोगनी, सिल्वर, फर, स्प्रूस, ये सारे आपके आंसर हैं। लेकिन इसमें आंसर हो जाएगा आपका महोगनी। महोगनी जो होता है ये मुस्टली जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है वहाँ के ये वृक्ष हैं, ठीक है। और ख़ासकर इसको अगर बात किया जाए तो ये जो अमेरिका है वहाँ पे जो दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, वहाँ पे देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की उपस्थिति है तो कहाँ पे है। ऑप्शन है असम और नागालैंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में, असम और केरल में। तो आंसर आपका हो जाएगा डी, असम और केरल में। असम और केरल में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की उपस्थिति है, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि जो भी अगला वीडियो पड़े उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।